आज स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के बेटे, जो सिर्फ बेटे नहीं बल्कि साहस और हौसले की एक मिसाल है, यश हमारे साथ इससे पहले मैंने सिर्फ सीरिया में देखा था कि वो गर्दन काट के वीडियो बनाकर डाल देते हैं, और जब मैंने उदयपुर में देखा तो मैं मतलब स्तब्ध रह गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उस समय मैं वहीं पर बैठ गया था जब ये इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उनकी एक बाजू पूरी शरीर से अलग थी, उनकी गर्दन सिर्फ इतनी सी लगी हुई थी बॉडी से। तो आप सोच सकते हैं कि मूवी तो कुछ भी नहीं है हकीकत का। आपके पिताजी के साथ आप आखिरी कोई बातचीत अगर याद करते हैं तो क्या याद करते हैं, क्या याद आता है आपको? पापा ने मुझे एक बात बोली थी कि यश वैसे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, पर अगर मुझे कुछ हो गया ना तो समझ लेना बहुत बड़ा कुछ होगा। कहाँ से ये सब फंडिंग जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने महंगे वकील वो लोग कर रहे हैं जहाँ पर 20-25 लाख रुपया रोज का चाहिए। ये इनकी जो फंडिंग आ रही है वो सीधी तरीके से इसको कौन सपोर्ट कर रहा है ये आप देख ही सकते हैं। जमीयत उलेमा हिंद, ठीक है, इसने इसी संगठन ने, इसके जो मौलाना अरशद मदनी हैं, इन्होंने ऐसे 700 प्लस केसेस है, ठीक है, भारत में, जिसमें आतंकवादी गतिविधियाँ पाई गई। चाहे आप कमलेश तिवारी हत्याकांड देख लीजिए, चाहे आप संकट मोचन बम धमाका देख लीजिए। मेरे कई मुस्लिम दोस्त थे, मेरे पापा के भी कई मुस्लिम दोस्त थे, ठीक है, उनमें से सिंगल एक बंदा भी आज तक न मिलने आया, न उन्होंने कभी सहानुभूति जताई, ठीक है। और ये जो चैनल्स पे जो बैठते हैं ना, जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, जो इस्लामिक स्कॉलर डिबेट के लिए, वो इस तरीके से सहानुभूति जताते हैं ना कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो क्यों हमारे खिलाफ मदनी खड़े हैं? क्यों वो उस समय खड़े नहीं हुए जब ये इंसिडेंट हुआ? 28 जून 2022 इस दिन एक ऐसी घटना उदयपुर में हुई जिसमें पूरे उदयपुर की आबो हवा में दहशत फैल गई। कन्हैयालाल टेरर जो है, उनकी निर्मम तरीके से, नृशंस तरीके से, तालिबानी तरीके से जो है उनकी ही दुकान में हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, इसका वीडियो आरोपियों ने बनाया और उसे पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसके बाद इस घटना को लेकर कई सारे राजनेता, बड़े बड़े लोग कन्हैयालाल जी के घर पर आए, श्रद्धांजलि अर्पित करी और उनके बेटे यश को यह आश्वासन देके गए कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आपके केस में इतने सारे सबूत हैं, वीडियोस हैं, इतने सारे गवाह हैं, फांसी तो हो ही जाएगी। लेकिन आज उस केस को 3 साल हो गए हैं और जो कार्यवाही है उसका डायरेक्शन आप सभी जानते हैं कि किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। फांसी तो दूर की बात है, अभी तक जितने भी गवाह हैं उनकी पेशी भी ठीक ढंग से नहीं हुई है, उनसे हियरिंग भी ठीक ढंग से नहीं हुई है। आज यश से हम बातचीत करने के लिए फिल्टरलेस पर पहुंचे हैं। फिलहाल कन्हैयालाल जी के घर के बाहर हम लोग खड़े हैं। जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। आज उनके बेटे से हम बातचीत करेंगे, वो बेटा जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे इस तरह का केस जो है, इस तरह का न्याय जो है अपने पिता के लिए सरकार से, प्रशासन से मांगना पड़ेगा। आज स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के बेटे, जो सिर्फ बेटे नहीं बल्कि साहस और हौसले की एक मिसाल है, यश हमारे साथ हैं। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ी मेहनत के बाद, और आपकी पर्सनल मैं मानूंगी कि मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद आज मूवी जो है बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई और उदयपुर शहर वासियों ने भी देखी। हम इस केस पर पूरी बात करते हैं, इस घटनाक्रम पर पूरी बात करते हैं। उस दिन को अगर आप याद करते हैं 28 जून को, तो सबसे पहली क्या तस्वीर आपके जहन में आती है? जिस दिन मैं वो डेट याद करता हूँ, मतलब उसको मैं कहूँगा कि वो ब्लैक डे ऑफ माय लाइफ है। कि मैंने मतलब कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ उदयपुर में देखूँगा, और मतलब वो भी मेरे पिताजी के साथ ऐसा हो सकता है, वो इम्पॉसिबल था सोचने में, ठीक है, पर वो हुआ। उसके बाद उन जो जिहादियों ने, आतंकवादियों ने उस चीज़ का वीडियो बनाकर जब अपलोड किया, और वो जब मेरे सामने आया शेयरिंग के थ्रू, तो मैं मतलब एकदम शॉक्ड हो गया। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ये उदयपुर है या सीरिया है। क्योंकि ऐसा इससे पहले मैंने सिर्फ सीरिया में देखा था कि वो गर्दन काट के वीडियो बनाकर डाल देते हैं, और जब मैंने उदयपुर में देखा तो मैं मतलब स्तब्ध रह गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उस समय मैं वहीं पर बैठ गया था जब ये इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जी, फिर आप दुकान के पास पहुँचे होंगे,
अपने भाई के नहीं, साथ वो मैं दुकान तक पहुंच गया था, उसके बाद ही वो वीडियो सबके पास आया। वही जब ये सब कुछ देखा मैंने, और मैंने जब मेरे पापा की जो बॉडी जो कि रोड पर पड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने बाहर निकाल कर वो जो काम किया, वो मतलब इतना नृशंस था, इतना मतलब क्रूअल था ना कि उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। उनकी बॉडी पर 2 दर्जन से ज़्यादा कट्स, पापा की बॉडी पर 2 दर्जन से ज़्यादा कट्स थे। उनकी एक बाजू पूरी शरीर से अलग थी, उनकी गर्दन सिर्फ इतनी सी लगी हुई थी बॉडी से। तो आप सोच सकते हैं कि मूवी तो कुछ भी नहीं है हकीकत का। मतलब मैंने ऑन मीडिया बोला है कि मूवी तो 10% भी नहीं है हकीकत की। अगर असली जो केस है वो देख लेंगे, उसको बोलते हैं कम्युनिटी वायलेंस, वो है सब कुछ जी। मूवी में एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो स्टेटस उनके फ़ोन से लगा था, व्हाट्सएप के थ्रू जो मैसेज गया था, जिसकी वजह से ये घटनाक्रम हुआ, जैसा कि हम देख रहे हैं, उस मैसेज को लेकर भी एक सीन मूवी में दिखाया गया है कि उनके हाथ से किसी ने फ़ोन लिया, किसी ने उस स्टेटस को लगाया। उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि पापा ने थाने में भी यही रिप्लाई दिया था कि मुझे नहीं पता कि स्टेटस किसने लगाया। उन्होंने ऐसा बोला था कि हो सकता है कि मेरी दुकान में एक बच्चा जो गेम खेलता है शायद उसके हाथ से हो गया, और नाजिम भी मेरा मोबाइल यूज़ करता है, ये भी था उसमें पापा का। और पापा ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें पापा ने ये चीज़ भी बताई थी कि जो नाजिम है और इसके कुछ दोस्त मेरी दुकान की रेकी कर रहे हैं, और मुझे इनसे खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। पर उस समय पिताजी को सुरक्षा नहीं दी गई, जैसा कि आपने पिक्चर में भी देखा था। जी। बाकी बड़ी बारीकी से जो है उस सीन को समझाया गया है। उस सीन को आफ्टर सीन में भी किस तरह से दिखाया गया है कि कैसे जब कन्हैयालाल जी प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं प्रोटेक्शन मांगने, सुरक्षा मांगने, तो वो जो पुलिस होती है वो बड़ा हंसकर उस चीज़ को टाल देती है, बड़ा ही नॉन सीरियस तरीके से। और फिर जब दोबारा वो पुष्पांजलि के लिए, श्रद्धांजलि के लिए घर पर आते हैं उस सीन में, मूवी में, तो वो आंखें नहीं मिला पाते हैं उनके बेटे से। बिल्कुल ये रियल है बिल्कुल, क्योंकि उस समय भी जो गोधान मंडी थाना था उसके सीआई थे गोविंद सिंह पुरोहित, ठीक है, और भंवरलाल, जो शायद आज तक भी मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करते, ठीक है। वो उसके बाद इंसिडेंट के बाद मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं, उनका शायद उदयपुर से ही ट्रांसफर हो गया। जी। तो मतलब वो काफ़ी रियल सीन जो डिटेलिंग के साथ बताया गया। आपके पिताजी के साथ आप आखिरी कोई बातचीत अगर याद करते हैं तो क्या याद करते हैं, क्या याद आता है आपको? पापा ने मुझे एक बात बोली थी कि यश वैसे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, पर अगर मुझे कुछ हो गया ना तो समझ लेना बहुत बड़ा कुछ होगा, ठीक है। और वैसा ही देखने को मिला उस समय पे, जो मतलब इस केस को पूरा इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया, सब जगह इसको कवर किया गया, ठीक है। और हमें लगा था कि इतना क्लियर केस है, ठीक है, जिसमें अपराधियों ने वीडियो बनाकर डाला है, उन आतंकवादियों ने वीडियो बनाकर डाला है। हमसे बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे सीएम साहब घर पे आए हो, चाहे कोई भी बड़े लेवल का पॉलिटिशियन घर पे आए, उनका एक ही वादा था कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं और आपके इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर वो केस आज तक भी वही उसी स्थिति में है, उस पर न फास्ट ट्रैक है, न कुछ है, उस पर न डे बाई डे हियरिंग हो रही है। तो जिस स्पीड से केस चल रहा है, शायद हमें कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। उसमें हम देखते हैं कि आरोपियों को जो है रिहाई भी मिल गई है, छूट भी गए हैं। बिल्कुल, इस चेन में पकड़े गए टोटल 9 आरोपी थे, और 2 और थे जो कि पाकिस्तानी हैं, जो कि एनआईए की चार्जशीट कहती है। एनआईए की चार्जशीट में लिखा हुआ है कि 2 आरोपी पाकिस्तानी हैं, अबू इब्राहिम और सलमान, ठीक। और बाकी 9 आरोपी अजमेर जेल में थे। उनमें से 2 को जमानत दे दी है, एक जावेद और फरहाद, ठीक है। और जावेद वही है जो मूवी पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। वो जावेद जिसके पास उसके माता पिता का पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। वो इस ग्राउंड पे बेल लेता है कि मेरे माता पिता घर पे अकेले हैं, मैं कमाने वाला अकेला हूँ, इस ग्राउंड पे मुझे बेल दी जाए। तो उसको बेल दे भी दी गई, पर उस आदमी के पास इतना पैसा है कि वो कपिल सिब्बल को हायर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो जो उसकी बेल है वो कैंसिल होनी चाहिए। बिल्कुल। और कहाँ से ये सब फंडिंग जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने महंगे वकील वो लोग कर रहे हैं जहाँ पर 20-25 लाख रुपया रोज का चाहिए। ये इनकी जो फंडिंग आ रही है वो सीधी तरीके से, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है ये आप देख ही सकते हैं, जमीयत उलेमा हिंद, ठीक है। इसने इसी संगठन ने, इसके जो मौलाना अरशद मदनी हैं, इन्होंने ऐसे 700 प्लस केसेस है, ठीक है, भारत में, जिसमें आतंकवादी गतिविधियां पाई गई। चाहे आप कमलेश तिवारी हत्याकांड देख लीजिए, चाहे आप संकट मोचन बम धमाका देख लीजिए, हर बार इस तरीके की जो घटनाएं होती है उसमें लीगल एड प्रोवाइड करने का काम यही संगठन करता है। तो इस तरीके के जो संगठन हैं,
पहली बात तो इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस तरह के संगठन बंद होने चाहिए जो सीधे तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और बार हमने देख लिया कि और मुझे कोई बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ कि हमारे केस में भी ये संगठन आया सामने और इसने ये कोशिश की, क्योंकि इसका तो काम ही यही, हर बार ये संगठन इसी तरीके के कार्य करता है। पर इनको एक बहुत ही जो कस के जो झापड़ पड़ा ना, वो ये था कि इन्होंने पूरी कोशिश कर ली मूवी को रोकने की, पर वो मूवी नहीं रुकी जी। और आज हम सब ने बिल्कुल देखी है उस मूवी को। जो मुख्य गवाह रहे राजकुमार जी, उनके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? राजकुमार जी का पिताजी का जो इंसिडेंट उन्होंने आंखों से देखा था, वो काफ़ी समय तक घर में पैक रहे, उनकी सिक्योरिटी वगैरह घर पे रही, वो काम पे नहीं जा सके, इसी वजह से उनको मेंटल ट्रॉमा हो गया और आज उनकी जो बॉडी है वो सेमी पैरालाइज्ड है। ठीक, उनकी मैंने मेरी तरफ से कई बार मदद करने की कोशिश की और की भी है। उनकी बेटी की शादी में भी मैंने मदद की थी, उससे पहले भी मैंने उनके घर जाके 1 लाख रुपए की मदद भी की थी, और मुझसे जो बन पड़ता है मैं उनके लिए करूँगा और आगे भी करूँगा। जी, आज मूवी देखते वक्त हमने देखा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपने वो सब सीन्स एक बार फिर से पर्दे पर देखे तो आपकी आंखें भी नम हुई। मूवी देखते वक्त क्या कुछ जहन में चल रहा था? देखिए, मूवी जब मतलब जो मूवी एक फैमिली तक थी, तब मुझे वही सब कुछ याद आ रहा था कि पापा हमको कैसा रखते थे, पापा का जो नेचर था वो कैसा था, सभी के साथ, मम्मी के साथ वो कितने अच्छे से रहते थे, वही सब कुछ चल रहा था। पर जब वो लोग दुकान में आते हैं और वो जो नाप देने वाला जो वीडियो जो आपने रियल में भी देखा होगा, बिल्कुल दिखाया गया है, बिल्कुल वही सब कुछ दिखाया गया। और वो जैसे ही सीन आता है ना, तो मतलब मेरा जो इमोशन लेवल वो फिर से उसी जगह पे होता है जो 28 तारीख को था कि मेरे पिताजी को किस तरीके से मार दिया गया, वो सब कुछ मुझे फिर से वहीं पर ले आया। जी, रोज के जो रोज का आपका जीवन है, रोजमर्रा का जो आपका जीवन है, वो इस घटना के बाद कितना बदल चुका है? देखिए, जो एक कॉमन मैन की लाइफ होती है, ठीक है, वो अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे साथ उस समय से लेकर आज तक सिक्योरिटी रहती है। ठीक, कहीं पर भी जाना हो तो गनमैन के साथ ही जाना पड़ता है। कहीं अगर अदर स्टेट बाहर जाना है, उदयपुर से बाहर, तो भी थाने से परमिशन लेके जाना पड़ता है। मतलब एक तरीके से देख लीजिए कि उस समय के बाद से आज तक जो जिंदगी है वो नॉर्मल तो नहीं रही। बिल्कुल, तो अभी हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल बदल चुकी है। कुछ आपकी जो पर्सनल लाइफ थी, दोस्ती हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो भी बहुत कुछ बदली है, बहुत कुछ सफ़र हुआ है? बिल्कुल, सब कुछ सफ़र हुआ ही है। उस इंसिडेंट के बाद दोस्तों से तो मिलना कभी हुआ ही नहीं। अगर कोई एक आधा दोस्त अगर घर पे आ जाता है तो शायद मिल लेते हैं, बाकी बाहर तो किससे मिलना नहीं होता। और वही एक बड़े ही मतलब आप इसको कुछ भी माने, पर मैं आपके चैनल के थ्रू ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे कई मुस्लिम दोस्त थे, मेरे पापा के भी कई मुस्लिम दोस्त थे, ठीक है, उनमें से सिंगल एक बंदा भी आज तक न मिलने आया, न उन्होंने कभी सहानुभूति जताई। ठीक है, और ये जो चैनल्स पे जो बैठते हैं ना, जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, जो इस्लामिक स्कॉलर डिबेट के लिए, वो इस तरीके से सहानुभूति जताते हैं ना कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो क्यों हमारे खिलाफ मत नहीं खड़े हैं? क्यों वो उस समय खड़े नहीं हुए जब ये इंसिडेंट हुआ? ठीक है, अगर भाई इतना ही उनमें भाईचारा है तो आप उस समय भी फ्रंट में आते, जब ये इंसिडेंट हुआ तब भी आप बोलते कि इन क्रिमिनल्स को, इन आतंकवादियों को फांसी दो। नहीं, तब तो आपने नहीं बोला, पर जब उसी घटना पर आधारित एक मूवी आ जाती है तब इनका देश का सो कॉल्ड सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता है। जब वो इंसिडेंट होता है तब सांप्रदायिक सौहार्द, पहलगाम हो जाता है तब भी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ता, समझ रहे हो? पर जब उस पर बेस्ड कोई मूवी आ जाएगी तो ये लोग फिर से खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि आप तो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हो, आप तो झूठ बोलना चाहते हो, आप सब गलत दिखाना चाहते हो। क्या मेजर कारण इन लोगों के पास रहा होगा, या क्या मेजर सोच रही है इस मूवी को रोकने के पीछे की? देखिए, अब मैं इससे ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकता। इनकी सोच वही है कि इनकी जो आतंकवाद की जो दुकानें चल रही है ना, जो देश के अंदर ये चला रहे हैं, ठीक है, ये जो लोगों को बरगलाते हैं, ठीक है, उनका जो माइंड वॉश करते हैं, अगर इस तरीके की मूवी देश में आ गई, जनता के सामने आ गई, तो इनको नुकसान है ना कि इनके जो मे बी कि अगर 20 लोग ऐसे जो तैयार हो रहे हैं, अगर उन्होंने ये मूवी देख ली तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि यार ये तो फालतू चीजें है, ठीक है, और हमको फालतू में उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। मतलब हमारी जो आतंकवाद की जो दुकानें हैं वो बंद ना हो जाए, बस ये डर उनको सताया जा रहा है, इसी का विरोध किया जा रहा है। जी, अब इस पूरे केस में जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे आश्वासन आपको सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने घर आकर दिए थे, तो अभी तक जो कार्यवाही, जो सुनवाई इस केस पर हुई है, वो उस प्रक्रिया को आप किस तरह से देख रहे हैं और कितने संतुष्ट हैं उससे आप?
उससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। ऑफ कोर्स 166 गवाह है केस के अंदर। मैं जयपुर से उदयपुर दौड़ दौड़ कर थक गया हूँ, ठीक है। 3 बार की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 3 बार जज साहब मौजूद नहीं थे, ठीक है। 2 बार रियाज का वकील मौजूद नहीं था, इस वजह से मेरी पेशी नहीं हुई, ठीक है। 3 बार इस केस में जज के ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। और जो कोर्ट है ना, वो भी सीबीआई को एडिशनल चार्ज दिया हुआ एनआईए का, तो उसमें सीबीआई इज प्रायोरिटी, ठीक है। सीबीआई ही उसकी प्रायोरिटी है, तो इसी वजह से इस केस में महीने में 1 या 2 बार पेशी हो पाती है, ठीक है। और इसी वजह से इसमें अभी तक 15 या 16 की ही हियरिंग हो पाई है, उसमें से पूरी नहीं हुई है। मेरी खुद की 6-7 महीने से कोई हियरिंग नहीं हुई है। 6-7 महीने बहुत बड़ा समय होता है, ठीक है। उसमें कोई नहीं, तो क्या हो रहा है इस केस के अंदर भाई? मैं तो ये सरकार से उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि हमें न्याय मिलेगा, पर इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस केस को किसी भी तरह वहां से हटाया जाए, या तो उसको दिल्ली ले जाया जाए या उसको उदयपुर लाया जाए। जी, ऐसी घटनाओं को आप क्या रोकने के लिए क्या मानते हैं कि किस तरह की कानून प्रक्रिया या किस तरह का कानून बनना चाहिए? देखिए, आपको एक बहुत ही मतलब एग्जाम्पल देके समझाऊं मैं जी। कि आपने एक ऐसा देखा है कि किसी अगर कोई आर्मी मैन है, ठीक है, अगर उसकी भी डेथ हो चुकी, ठीक है, तो उसको है ना 1% को जॉब मिलती है, ऑब्वियसली सुना है आपने। पर स्पेशल हमारे लिए, ठीक है, एक कानून लाया गया, एक बदलाव किया गया छोटा सा, कि अब कन्हैयालाल जी के दोनों बेटों को जॉब मिलेगी। तो क्या एक कानून ऐसा नहीं लाया जा सकता कि इस तरीके के केस में पकड़े हुए आतंकवादी, जिहादी और जो इस तरीके की सोच विचार रखते हैं, जिनको पकड़ लिया गया, उनको इमीडिएट सजा देकर एक मिसाल पेश की जाए? क्या ऐसा कानून नहीं आ सकता? हमारा देश कानून बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारे खत्म हुए, सब कुछ हो सकता है। पर ये बात है कि इस पे कोई ध्यान देने वाला चाहिए कि इस तरीके का कानून लाया जाए। राजनीतिक दबाव और बाधा कितनी आपने इस केस में महसूस करी? देखिए, राजनीतिक फायदा इस केस का जितना हो सका सबने उठाया, ठीक है। इस केस में जब भी चुनाव आते हैं, ठीक है, इसका नाम मेरे पिताजी का नाम लिया जाता है, ठीक है। इस केस की चर्चा होती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद इसकी चर्चा भी बंद हो जाती है, पिताजी का नाम लेना भी बंद हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है कि आप अपनी जब जो राजनीतिक आपको जब फायदा मिलता है तब तो आप ले लेते हो, पर उसके बाद उस केस पर कुछ सोचना ही नहीं चाहते। जी, तो दबाव तो नहीं, पर फायदा सबने उठाया, लेकिन जो काम जिस डायरेक्शन में होना चाहिए था उस डायरेक्शन में। देखिए, आज इस मूवी को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव इफेक्ट मिला, पॉजिटिव साइड मिली, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद है अभी भी कि शायद इस केस में भी एक पॉजिटिव एंगल आए और जल्द से जल्द इन अपराधियों को सजा मिलने का कोई रास्ता खुले। जी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी करूं इसके लिए। जी, हम देखते हैं कि आप जब मीडिया से बातचीत करते हैं या इस केस के बारे में जब आप बात करते हैं, तो आप खुल के बोलने में कोई संकोच नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक से आप इसके बारे में हमें समझाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो इसके चलते कोई भी किसी भी तरह का दबाव या किसी भी तरह की धमकी या डर आपके परिवार के आसपास हो? देखिए, मैं कोई दबाव, कोई डर, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि देखिए मैंने वो खो दिया है ना कि अब मुझे कोई डर नहीं है कि भाई मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा है। मैंने मेरे पिताजी को खोया है, ठीक है। एक फादर की जो हाथ होता है ना किसी के सिर पे, वो काफ़ी होता है उसकी एक अच्छी लाइफ के लिए। अब मेरे पास मेरे फादर का हाथ नहीं है, तो मुझे अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं जो कुछ होता है वो क्लियर बोलता हूँ और सब कुछ होता है। जी, कोई धमकी या कुछ लोग आपको अगर नहीं, कहीं फोन से ऐसे कभी किसी ने हिम्मत ही नहीं की कि भाई ये क्लियर ये चीज़ है कि जो इंसान बोलता है, सामने बात करता है, उसका कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो डर के रह गया बस उसी को डराया जाता है इस देश में, यही चल रहा है आज। जी, इस केस में जो बेस पॉइंट हमने देखा वो नफरत और कट्टरता देखी हमने। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता या इसे समुदाय विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहलगाम का इंसिडेंट एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का, जिसमें सिर्फ वहाँ पर धर्म पूछ के लोगों को मार दिया गया। मतलब वो बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि उनके साथ क्या किया। उनकी पैंट्स उतार के उनको चेक करके मारा गया कि है कि नहीं है, और नहीं है तो मार दो। तो अब आप इसको क्या मानोगे? मैं देखिए, मैं क्लियर बोल गया आपको कि क्या बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल देश में कट्टरता है, बिल्कुल है, और सिर्फ
जो जो आपने पता है एक बात सुनी होगी कि देश में गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारा है, ठीक है, वो गंगा जमना तहजीब भी है, भाईचारा भी है, पर सिर्फ एक पक्ष की तरफ से, दूसरे की तरफ से बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोग तो भाई मानते हैं, हम लोग तो भाईजान भाईजान करते हैं, हम लोग उनको सर पे बिठा के रखते हैं, पर वो लोग हमारे धर्म का अपमान कर देते हैं तो हम में से कोई नहीं बोलता। पर उनके लिए एक बोला गया शब्द भी क्या कर सकता है, वो आपने देख ही लिया है, ठीक है। ज़्यादा दिन पुरानी नहीं, जयपुर में एक विपिन नाम के लड़के को मार दिया गया 21 तारीख को, उसमें भी 3 मुस्लिम शामिल थे, ठीक है, और उस चीज़ को पता नहीं क्यों पर वही दबा लिया गया, वो चीज़ बाहर ही नहीं आई, लोगों के सामने ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं। अगर मैं 10 में से 4 लोगों को पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो भाई उसमें से कोई बता ही नहीं पा रहा है कि कौन था विपिन, जबकि मैं उस केस को खुद एनालाइज कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मेरे पिताजी को मारा गया उस केस में भी वही हुआ। उस आदमी को उन्होंने 13 से 14 चाकू मारे और उसके बाद वीडियो बनाकर डाल दिया कि मेरा बदला पूरा हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है। मतलब हिम्मत कितनी है, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वीडियोस बना रहे हैं, खुद ही शेयर कर रहे हैं, खुद ही सबूत छोड़ भी रहे हैं, और उसके बावजूद कार्रवाई में जो है वो देरी हम देखते हैं। संघर्ष में सबसे ज्यादा हौसला कहाँ से मिला? देखिए, संघर्ष में सबसे ज़्यादा हौसला इसी बात का है कि मेरे पिताजी कहीं ना कहीं हमारे साथ थे, वरना मैं कभी 4 लोगों के सामने बोलने वाला पर्सन भी नहीं था, मैं बहुत शाय बंदा था। पर जब से ये हुआ है तो मुझे समझ में आया है कि अगर मैंने नहीं किया तो फिर कोई नहीं करेगा। इसी वजह से मुझे हौसला आया और मैं मेरे पिताजी की जो न्याय की लड़ाई है उसमें आखिरी तक खड़ा रहूँगा। जी, अभी कुछ आपने वचन भी ले रखे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आप चप्पल नहीं पहनते, अस्थियों का विसर्जन नहीं किया। जब मैंने मेरे पिताजी को मुखाग्नि दी थी 3 साल पहले, तभी मैंने ये प्रण लिया था, क्योंकि मुझसे तो ये वादे किए गए थे कि आपका केस तो बहुत ही क्लियर केस है, वीडियो है, सब कुछ है, अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर फांसी सब मिल के रहेगी, ये बात थी, समझ रहे आप। पर वो 3 से 6 महीने आज 3 साल में बदल गए हैं, ठीक है, और हो सकता है 6 साल या 10 साल या 20 साल में भी बदल जाए, ठीक है। उसी समय मैंने जब मेरे पिताजी को मुखाग्नि, तभी मैंने ये प्रण लिया था कि मैंने उस दिन जूते छोड़े थे, क्योंकि अपने धर्म में 10 दिन जूते चप्पल छोड़ते हैं, तो मैंने ये प्रण लिया कि ये जूते चप्पल मैं तभी पहनूंगा जब इनको फांसी की सज़ा होगी। और बाल भी उसी दिन मैंने आखिरी बार कटवाए थे, मैं बिल्कुल मुंडन करवाया था, उसके बाद मैंने आज तक कभी बाल नहीं कटवाए, और वो भी उसी दिन कटेंगे। हरिद्वार जाकर जब मैं मेरे पिताजी के अस्थियों का विसर्जन करूंगा, उसी दिन मैं जूते चप्पल भी पहनूंगा, मेरे बाल भी कटवाऊंगा और अस्थियों का विसर्जन भी हरिद्वार जाकर ही करूंगा। इन कुछ डिटेल्स का भी मूवी में बहुत ध्यान रखा गया है। आपके पिताजी की कम्युनिकेशन इसमें कह रहे हैं कि बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके। बिल्कुल, उन्होंने पूरी कोशिश की, ठीक है, उस चीज़ को दिखाने की, उस कट्टरता को दिखाने की, पर वो कहीं ना कहीं सेंसर को लगा कि वो कम्युनिटी को हार्म कर सकता है, ठीक है, कम्युनिटी हार्मनी उससे खराब हो सकती है। इसी वजह से उन सब कट्स को लगा दिया गया। और अब जो सेंसर बोर्ड है, इसी वजह से उन सब कट्स को लगा दिया गया। और अब जो सेंसर बोर्ड है, उसने जो किया वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जो कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिए वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम लोग वो नहीं है जो ऐसा बोले कि कोर्ट के सजा देने के बाद कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप समझ रहे हो ना भाई, उन्होंने कातिल किसको बोला? सुप्रीम कोर्ट ने दी अफजल को सजा, तो उनके हिसाब से तो कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियस सी बात है। तो हम इस तरीके के लोग नहीं है, जो कोर्ट ने हमें आदेश दिया वो मानिए। जी, अभी मूवी को लेकर क्या कुछ उम्मीदें रख रहे हैं, ये मेरा आखिरी सवाल। देखिए, मूवी को लेकर यही उम्मीद है कि इस मूवी को आप मूवी की तरह मत देखिए। इस मूवी को आप हमारे परिवार के दर्द, हमने 3 साल में क्या क्या सहा है, वो उसकी एक झलक है। और हमारी न्याय की जो लड़ाई है उसमें हमारा एक छोटा सा सहारा है कि अगर देश का हर व्यक्ति इस मूवी को देख लेगा और अगर उसमें से 10 या 20% ने भी हमारा साथ दे दिया तो मुझे इंसाफ मिलके रहेगा, ये पता है। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता जनार्दन है, जो चाहे वो करवा सकती सरकार जी। एक और चीज़ आपने बोली थी, वैसे तो मेरा वो आखिरी सवाल था, एक चीज़ आपने बोली थी कि मूवी की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर न्याय जो है वो 6-7 महीने पहले मिल गया हो। बिल्कुल। एक बात बताई जाए कि मुझे ये पूछा गया कि इस मूवी का कंक्लूजन क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो यार, होना तो यही चाहिए था कि अपराधियों को फांसी की सजा मिल गई, देन कोई मूवी क्रिएट हुई। पर मेरा जो वो ये है कि मूवी की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि उन लोगों को सजा नहीं हुई। हम अगर उनको सजा हो जाती तो ये मुद्दा उसी समय खत्म हो जाता और ऐसी मूवी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।